एक दफे माइटोसिस से दो सेल बनते हैं। तो 512 सेल बनाने के लिए, दफा माइटोसिस करने के लिए कितने साइकिल होंगे माइटोसिस के? 9, 128, 256 या 512? इसका करेक्ट आंसर है 9। कैसे? 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128, 256 और 512। 9 दफे हुए ना। अगर 500 सीड बनाने हैं, 500 बीज बनाने हैं पौधे को, तो कितने मियोसिस बन होंगे? कितनी बार मियोसिस होगा? मियोसिस अर्धसूत्री विभाजन कितनी बार होगा? अगर 400 बीज बनाने हैं, चार सौ बीजों का निर्माण करना है, तो अर्धसूत्री विभाजन में उसकी संख्या आधी हो जाती है क्रोमोसोम की। तो कितनी बार विभाजन होगा कि 400 बीज तैयार हों? 100 बार। और इधर से 100 बार। प्रश्न फिर से सुनो। अगर 500 बीज तैयार करने हैं, बीज 500, तो कितनी बार मियोसिस होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा कि 500 बीज तैयार हो जाए? ओके, हियर वी स्टार्ट। यहाँ शुरू करते हैं। लैंग्वेज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, पढ़ाते तो हिंदी में ही है, बट टेक्निकल वर्ड्स की कोई प्रॉब्लम है। जो एक आधा टेक्निकल वर्ड नहीं हो पाता, उसको आप नोट कर लो, उसको अच्छी तरह से देख कर आपको समझा देंगे। कल हमने समसूत्री विभाजन को देखा। पौधों में विभाजन दो प्रकार का होता है, एक समसूत्री और एक अर्धसूत्री। समसूत्री विभाजन मेरिस्टेमेटिक सेल्स में होता है, ऊतक कोशिकाओं में, जहाँ के ग्रो हो रहा हो, जहाँ वृद्धि हो रही हो। और ये दूसरी टाइप का अर्धसूत्री विभाजन कहाँ होता है? फ्लावर में और जनन अंग में, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, रिप्रोडक्टिव। इसी तरह दो तरह का विभाजन है। एक तो है नॉन रिडक्टिव, जिसमें के जो अर्धसूत्र, जो गुणसूत्र है, उनकी संख्या वैसी की वैसी रहती है। एक वो जिसमें वो संख्या आधी हो जाती है, आधी हो जाती है। इतनी बात समझ में आएगी? तो ये जो विभाजन है, ये पुष्प है, यहाँ पे एम्ब्रियो सैक है, और ये पॉलन ग्रेन है, एंथर, और इसके अंदर पुंकेसर है ना। ओके, परागकोश है ना, और परागकण। तो एक परागकण मदर कोशिका से 4 एक पराग मदर कोशिका, मदर सेल, मातृ सेल से 4 परागकण बनते, क्योंकि यहाँ रिडक्शन डिवीजन होगा, अर्धसूत्री विभाजन होगा। ओके, तो 100 दफे विभाजन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि 400 परागकण बनेंगे 100 बार। और यहाँ पे
जो मात्र कोशिका है वो विभाजित होके 4 बनाती है, उसमें से 3 मर जाते हैं और एक बच के एम्ब्रियो सेक बनाता है। हाँ, तो इसमें कितनी दफे विभाजन होगा? अगर 400 एम्ब्रियो सेक बनने हैं तो 400 बार क्यों होगा? क्योंकि आप इसको समझने की कोशिश करें, जो मदर सेल है उसमें 3 तो डिजनरेट हो जाएंगे, एक बचेगा। तो अगर 400 बीज बनाने हैं तो 400 एम्ब्रियो सेक चाहिए, तो 400 दफे मियोसिस हुआ और 100 दफे यहाँ मियोसिस हुआ, तो 400 बीज बनाने के लिए 500 दफे मियोसिस होगा। ओके, 400 बीज बनाने के लिए 400 अलग अलग पॉलन ग्रेन चाहिए, परागकण 1 2 3 4 5 से 400 पॉलन ग्रेन चाहिए। तो 400 परागकण कैसे बनेंगे? जब 100 बार विभाजन होगा तो 400 परागकण बनेंगे। समझ में आया? लेकिन 400 तो ये भी तो चाहिए हमको, फीमेल। 400 मेल हो गए, 400 फीमेल चाहिए, अंडे। ये कैसे बनेंगे? जब 400 दफे अर्धसूत्री विभाजन हो। तो 400 ये और 100 ये, क्योंकि एक में 4 बनते हैं, इसमें भी एक में 4 बनते हैं, लेकिन 3 नष्ट हो जाते हैं। तो 100 बीज बनने के लिए कितने अर्धसूत्री विभाजन की जरूरत पड़ेगी? 400 बीज बनने के लिए 500 दफे। समझ में आया? ओके। पौधे में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस इंटरफेस की किस अवस्था में होता है? सवाल सुना आपने? आर एन ए है जी, किसमें? क्या पूछा आपने? आपने क्या बताया? संकलीन। इंटरफेज में 3 अवस्थाएं, तो इसकी किस अवस्था में होगा? G1, S और G2। किसका सिंथेसिस? आरएनए और प्रोटीन का। क्यों? उसमें आएगा नहीं, यूट्यूब से लिया हुआ है, देखो। अगर आपके में आ जाए तो आप इससे उठा लो। अगर आप, ये है 2 प्रेजेंटेशन। पीडी है आपके पास? जी, सीडी तो नहीं है। नहीं, पेन ड्राइव। पेन ड्राइव तो है, उसमें नहीं गया ये। करप्ट है वो। ये करप्ट है, कुछ प्रॉब्लम है, देख लो। इसमें से नहीं दिखा सकते? नहीं सर, इसमें से नहीं जाता। ये देखो, इसमें लेके देखें। हाँ, इसमें शिफ्ट कर लो। ओके, हाँ, दोनों गलत है। जीवन में क्यों होगा? जीवन में पौधा अपनी कोशिका अपनी सामान्य क्रियाएं जीवन अवस्था में करता है।
चाहे वो एंजाइम बनाने का काम हो, चाहे अपना प्रोटीन सिंथेसिस का काम हो, चाहे राइबोसोम सिंथेसिस का काम हो, ये सब जीवन अवस्था में होते हैं। ये बात समझ में आई? अब इसी का दूसरा सवाल, डीएनए पॉलीमरेज जिसके कारण डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, डीएनए का प्रतिकृति बनती है, वो किस अवस्था में? एस फेज। ये तो समझ गए, ये जीवन नहीं समझे। ओके। तीसरा सवाल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इन सब का विभाजन किस अवस्था में शुरू हो जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनका विभाजन किस अवस्था में शुरू हो जाता है? हाँ, G2 में। जब डिवीजन शुरू होगा तो उस वक्त ये ऑलरेडी डिवाइड होने शुरू हो जाता है। ये बात समझ में आई? ओके। अब आज हम इसको चलेंगे मियोसिस को। मियोसिस का ये मतलब है कि अगर ये n है और ये n है, तो ये जो बीज बनेगा वो 2n बनेगा। तो हम 2n से शुरू करते हैं। पहले आप इसको भी समझें, n और c, n, 2n, 3n, 4n, and it can go on to 6n, okay? C and 2C। अगर क्रोमोसोम का नंबर 6 है, यहाँ 12, यहाँ 36, यहाँ 48 होगा। ओके? n, 2n, 3n, 4n, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड। ओके? लेकिन C का मतलब ये है कि डीएनए की कुल मात्रा, डीएनए की कुल मात्रा, चाहे ये कितना भी अमाउंट है, आधे में और पूरे में, C and 2C। C मीन्स विभाजन से के पहले 2C हो जाएगा और फिर ये C हो जाएगा। जब G2 फेज आएगी, तो क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो चुका है, तो अगर हम उसकी कंटेंट नापेंगे तो 2C आएगी। ये इसको ऐसे नहीं बोलेंगे डिप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड, इसको CN 2C में बोलेंगे। ओके, ये हो गया क्या? एक बार शुरू करें। हाँ, इसको फिल्म को म्यूट रखेंगे और इसको बहुत ध्यान से देखें। अगर आप इसमें इंटरेस्ट लेंगे तो आपके लिए और आगे आगे भी निकाल के लाएंगे। एंड देन वी विल सी। पानी पी लूँ? हाँ, एक सेकंड रोको, पानी पी लूँ। शुरू कर दूँ? इसमें ऐड है वो डिलीट होगा, अगर नहीं डिलीट हो तो भी चलाएंगे। इसको शुरू कर दो। This is on the cell cycle, mitosis and meiosis. हाँ, म्यूट कर दो। सेल साइकिल, माइटोसिस और मियोसिस। एस्पियोडोसिलिस यूनिपेरेंस, ये एक ऐसा लिजार्ड है जिसमें मियोसिस नहीं होती, और ये अपनी पूंछ को अगर काट के छोड़ देगा तो उससे दूसरा जो लिजार्ड डेवलप हो जाएगा। ये सभी फीमेल होते हैं, इसमें मेल एब्सेंट होते हैं, इसमें मियोसिस नहीं होती। ये एक एग्जाम्पल है, आप लिख लो इस एग्जाम्पल को। ASPI, दिख नहीं रहा था, मैं बताता हूँ। ASPI DOSC, इसको लिखा दो जो। हाँ, मैं बोर्ड पे लिख देता हूँ।
you're able to see? Aspidoscalis. Aspidoscalis uniparens. ओके अगर आपका बंद कर देना, अगर आपका एग्जाम्पल आता है कि वो कौन सा जीव है जिसमें मियोसिस नहीं होता, तो ये है, दिस इज सॉर्ट ऑफ डेजर्ट लिजर्ड. ठीक है, अब शुरू कर दो, अब पिक्चर को शुरू कर देते, लाइट ऑफ कर दो. पर्टिकुलर इस स्पीशीज का, इस स्पीशीज का है ना. ओके शुरू करें. ये बात इसी के लिए है, ये सबके लिए नहीं है. आगे चलें. ओके या आगे चलें. आवाज सुनाई दे रही? आगे. हाँ इसे मूव चलेगी अभी तक. ओके ये यही बता रहे हैं कि इस लिजर्ड में मियोसिस एब्सेंट होती है. कल आपको बताया था कि जो डिप्लॉयड सेल हैं जिसमें कि डीएनए की संख्या 2n होती है, वो कोशिका चक्र में जाते हैं. सबसे ऊपर डिप्लॉयड सेल लिखा है, उसके साइड में कोशिका चक्र है जिसमें माइटोसिस हो सकती है और डिप्लॉयड सेल बन सकते हैं. समझ में आया? डिप्लॉयड सेल कोशिकाएं, कोशिका चक्र सेल साइकिल, बाईं तरफ को देखें, माइटोसिस और उसके बाद डिप्लॉयड सेल. फिर दूसरी सीधे की तरफ आए, डिप्लॉयड. ये चल नहीं रहा क्या? हाँ इसको चला देते, चलने दो. ये 2n है डिप्लॉयड सेल. डिप्लॉयड सेल 2n इज इक्वल, मान लो 2n इज इक्वल टू 46 है. ओके डिप्लॉयड को नॉर्मल सेल को क्या कहते हैं? नहीं, जो सामान्य कोशिका, सामान्य कोशिका द्विगुणित. ठीक है, इससे कोशिका चक्र से माइटोसिस हुआ और ये इसके बाद सेल साइकिल में कोशिका चक्र के बाद मियोसिस भी हो सकता है, जिससे कि अर्धसूत्री विभाजन होगा और n बराबर 23 हो गया. n बराबर 46, n बराबर 23. इसके बाद चलें, फर्टिलाइजेशन में दोबारा से 23 आएंगे और एक डिप्लॉयड सेल बनेगा जो कि 46 होगा. 23 दिस विल बी 46. इस तरह से सेल चक्र चलता रहेगा, चाहे तो हम इसमें माइटोसिस करें या इसमें मियोसिस करें. ओके नेक्स्ट, आगे करें, कंटिन्यू है भाई, इसको चलाएं. यहां तक समझ में आ गया? ओके आगे चलाएं. अच्छा ओके, अब ये देखिए, अब ये सारी क्रिया कैसे कंट्रोल होती है. पहले आपको यहां दिखाना चाहते हैं कि इसमें क्रोमोसोम का वितरण कैसे होता है. इसको देखें, ये देखिए, एक कोशिका प्राणी कोशिका जो 2 में विभाजित हो गई. ये क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं. इसको फिर से रिवर्स करके दिखा रहे हैं, यहां से शुरू हुए, ये 1 से 2 कोशिका बन गई. ये क्रोमोसोम्स हैं, गुणसूत्र जो अलग होते हुए दिखाते हैं. ये अलग हो जाएंगे और फिर बाद में इसका विभाजन हो जाएगा. ये कौन सी स्टेज है? ये एनाफेज है. ये कौन सी स्टेज है? एनाफेज ना. और ये न्यूक्लियस की माइटोसिस दिखा रहे हैं, साइटोकाइनेसिस. कैरियोकाइनेसिस मीन्स न्यूक्लियस का विभाजन और साइटोकाइनेसिस मीन्स साइटोप्लाज्म का विभाजन. प्राणी कोशिका में ये कंस्ट्रिक्शन से होता है, इसके दबाव से. ये देखिए 2 में डिवाइड हो गया, एक कोशिका 2 में डिवाइड हो गई. फिर से ये, इससे कंसेप्ट क्लियर हुआ फिल्म दिखाने से. ये देखिए, ये क्रोम दोनों तरफ एनाफेज है, ये आखिर तक चले गए,
टीलोफेज आ गई। अब ये कोश का चक्र है। कल आपको इसके बारे में बताया था, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। M फेज से माइटोसिस भी हो सकती है और मियोसिस भी हो सकती है। कोश का चक्र में सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? M फेज। कोश का चक्र में सबसे छोटी अवस्था कौन सी होती है? M फेज। जो सामान्य चक्र होता है वो कौन सा होता है? जो सामान्य क्रियाएं करती है वो G1 फेज होती है। G1 फेज। बॉडी में G1 से G0 में अगर चला जाए तो उसका फर्दर डिवीजन नहीं होगा। जैसे नर्व सेल है, ये देखिए हमारी स्किन है, थोड़ी थोड़ी देर में बदलती रहती है, चेंज होती रहती है। ये M फेज है, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। G1 फेज जो है, इस फेज में सामान्य क्रियाएं होती हैं। कोशिका की जितनी भी सामान्य क्रियाएं वो G1, जैसे मैंने आपसे पूछा था ना, आरएनए का बनना, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, प्रोटीन की सिंथेसिस, जो भी सामान्य जीवन की क्रियाएं हैं वो इस कौन से देखिए, दो अलग अलग चीजें हैं। डीएनए का द्विगुणन, जो डबलिंग ऑफ डीएनए है, वो G2 फेज में होता है। S फेज में वो S फेज में होगा। इसमें तो जो नॉर्मल क्रियाकलाप है G1 फेज में वो होंगे, जो जिसको कहते हैं ना नॉर्मल सेल, वो सारे G1 फेज में होंगे। S फेज में डीएनए का सिंथेसिस होगा, रेप्लिकेशन, और G2 फेज में इसकी तैयारी होगी और जो बाकी के ऑर्गन है वो भी डिवाइड होंगे और एस्ट्रल एज भी बनेंगे। यहां तक समझ में आया? 2-3 बार सवाल आता है कि अगर आप काइनेटिन देंगे, अगर आप काइनेटिन हार्मोन प्रोवाइड करेंगे तो कोशिका का चक्र बढ़ेगा या घटेगा? घटेगा। सेल साइकिल टाइम विल बी रिड्यूस, क्योंकि उससे नए सेल जल्दी जल्दी प्रोड्यूस होंगे। घटेगा किस लिए? कि उससे नई कोशिकाएं जल्दी जल्दी। अब ये देखिए, ये सेल साइकिल का कंट्रोल कैसे होता है। ऊपर वाला जो बर्तन है उसको देखें, उसके अंदर आप माने कि कोई प्रोटीन भरा हुआ है और वो प्रोटीन साइक्लिन है। साइक्लिन, कल मैंने बताया था आपको, साइक्लिन प्रोटीन। ये साइक्लिन प्रोटीन ऊपर से नीचे गिर रहा है, जैसे घड़ी से गिरती है ना टाइम के हिसाब से। जब कुछ अमाउंट साइक्लिन का नीचे आ जाएगा तो उसके बाद ये देखिए, कल आपको दिखाए थे ना चक्र, G1 फेज, S फेज, G2 फेज और M फेज। ये अलग अलग साइक्लिन है, यहां से आपको दिख रहा होगा। इसके बहुत ज्यादा डिटेल में अभी जब पढ़ेंगे साइक्लिन का रोल जब जाएंगे, लेकिन एक 4 प्रकार के साइक्लिन है और साइक्लिन ए जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। ये जब पर्याप्त मात्रा में बन जाता है तब ये एक तरह का सूचना देता है कि अब हमारे को डिवीजन शुरू करना चाहिए, अब कोशिका का विभाजन शुरू होना चाहिए। तो ये जो साइक्लिन बन गया, और ये साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज जो है ये आपस में मिलके एक यूनियन बनाते हैं, यूनियन एक जोड़ बनाते हैं, जिसकी वजह से कि इसको एक संदेश जाता है कि अब आपका डिवीजन, अब आप इस सेल डिवीजन को शुरू करें, शुरू प्रारंभ करें। नाउ इट इज टाइम टू, अब ये समय आ गया कि सेल का डिवीजन हो। इसके साथ ही साथ कुछ अन्य प्रोटीन होते हैं, देखिए ये जो आपस में मिलेंगे, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है और इसमें साइक्लिन आके अटैच हो जाते हैं, जैसे लॉक एंड की। अभी इसमें नेक्स्ट में दिखाते हैं आपको, अभी आते हैं। तो यही क्रिया पौधों में अनेकों जगह होती है। ये एक तरह का मैसेंजर है, जैसे अपने को वैसे टेलीफोन से मैसेज मिले या कोई कहे या किसी तरह से हो, लेकिन ये मैसेज मिला, देखिए ये साइक्लिन और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज आपस में जुड़ गए। अब ये एक तरह का मैसेज है कि अब हमारे को डिवीजन का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। साइक्लिन डिपेंडेंट, साइक्लिन पर आधारित विभाजन। ओके, इसको समझाने की कोशिश की है कि
जो साइक्लिन जो प्रोड्यूस किया उसकी मात्रा और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज की मात्रा में एक समन्वय होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा साइक्लिन हो गई और साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज एब्सेंट है तो भी रिएक्शन नहीं होगा, और एक को छोड़ के अगर 10-20 को नहीं मैसेज मिला तभी भी नहीं होगा। इट इज शॉर्ट। ये देखिए अब इस अवस्था में जो माइटोकॉन्ड्रिया का भी विभाजन दिखाया है, इनकी वजह से ये तीनों काम होंगे। स्पिंडल फाइबर बनेंगे, ये देखिए। दूसरा क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया विभाजित होगा, स्पिंडल फाइबर अरेंज हो जाएंगे, और इसमें जो क्रोमोसोम्स हैं वो स्पिंडल फाइबर से जुड़ जाएंगे काइनेटोकोर की जगह, सेंट्रोमियर और काइनेटोकोर की जगह जुड़ जाएंगे। अब ये सेल साइकिल देखिए, सेल साइकिल के बाद माइटोसिस और मियोसिस में दोनों दिखा रहे हैं। हम 2 क्रोमोसोम से शुरू कर रहे हैं, 2n बराबर 2, इतना समझ में आया, 2n बराबर 2। अब अगर ये माइटोसिस है तो प्रत्येक क्रोमोसोम अपना प्रतिकृति बनाएगा, प्रतिकृति समझे, तो ये 2 क्रोमेटिड है, लेकिन ये 2c की जगह 4c हो जाएगा एट द मोमेंट। जो भी बेसिक नंबर है उससे डबल हो जाएगा, 2n इज इक्वल टू 4n, और बाद में फिर ये डिवाइड होके 2n बन जाएगा, क्योंकि डीएनए का नंबर। तो ये क्रिया क्या हुई, माइटोसिस की क्रिया। ये बात समझ में आई, 4n। अब चलिए मियोसिस पे। 4n जब ये डिवाइड हो गए तो ये आपस में मियोसिस 1 और मियोसिस 2, तो बाद में ये 2 अलग अलग हो गए और बाद में 1 रह गया। तो फाइनली क्या हुआ, n आ गया, n नंबर आ गया, और n नंबर जब फर्टिलाइजेशन के बाद फ्यूज करेगा दोबारा से 2n बनेगा। अब इसको देखिए, ये माइटोसिस की क्रिया है, 2 क्रोमोसोम है, एक लाल एक नीला, ये अपने प्रतिकृति बनाएंगे, तो 2 क्रोमेटिड्स हो गए। जो दूसरा नंबर का डायग्राम है उसमें 2 क्रोमेटिड हो गए, 2 इसमें 2 इसमें, 2n बराबर 2 है। ओके, इससे अगला जो डायग्राम है उसमें यही क्रोमोसोम 2 × 2 बन गए, लेकिन ये बीच में से अलग हो जाएंगे। जैसे ये डायग्राम में एरो करके बता रहे हैं, ये यहाँ से अलग हो जाएंगे, और 2 एक तरफ जाएंगे, 2 एक तरफ जाएंगे, और 2 डिप्लॉयड सेल बन गए, वापिस से बन गए। इसमें कितने बने, 2, तो 4 क्या है, माइटोसिस प्लेट पे जब 2 क्रोमोसोम आएंगे तो हर एक में 2-2 क्रोमेटिड होंगे। अब इसके विपरीत में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, मियोसिस में, मियोसिस की क्रिया भी आपको यहां मैं समझाऊंगा, लेकिन इसको देखने की कोशिश करें। 2n बराबर 4 है, तो ये 2 होमोलोगस क्रोमोसोम इसमें मिलेंगे और इसमें क्रॉसिंग ओवर की क्रिया होगी, और क्रॉसिंग ओवर होने से मियोसिस 1 में डॉटर न्यूक्लियाई बनेंगे। ये देखिए, ये कुछ भाग लाल का इसमें चला गया और कुछ भाग इसका इसमें चला गया। ओके, ये डॉटर न्यूक्लियाई बन गए, ये 2n बने, n इज इक्वल टू 2। तो मियोसिस 1 के बाद इसका नंबर आधा रह गया, और ये डॉटर न्यूक्लियाई में 2 क्रोमोसोम हो गए। बाद में एग और स्पर्म जब आपस में मिलेंगे तो 2 इसके n और इसके n मिलके 4 फिर से बना देंगे, इस जाइगोट में 4 फिर से बना देंगे। इतनी बात समझ आई? ओके, दिस इज, इससे क्या हुआ मियोसिस से, कि जो क्रोमोसोम का नंबर है वो स्थिर रहा। मियोसिस से क्रोमोसोम का नंबर बढ़ा नहीं तो अगर ये रिडक्शन डिवीजन नहीं हो, मियोसिस नहीं हो, तो 2 के 4, 4 के 8, 8 से 16 क्रोमोसोम बढ़ते ही चले जाएंगे। ओके, Okay, today I'm going to model. अब ये 2 क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, एक मदर से एक फादर से, 2 होमोलोगस क्रोमोसोम है। अब जब इनका डिवीजन होगा माइटोसिस में,
तो होमोलोगस क्रोमोसोम अपने ही एक प्रतिकृति बनाएंगे। ये जो बीट्स हैं, इन बीट्स को आप माने ये जीन है, समझने के लिए ये जीन है। एक लाल क्रोमोसोम है, एक है पीला क्रोमोसोम। अब ये 2n = 4 है, 2n बराबर 4 है ना। तो दो बड़े क्रोमोसोम है, दो छोटे क्रोमोसोम है, दो मदर से दो फादर से, लाल और पीला, लाल और पीला, है ना। इसको ऐसे मान के चलें। अब इसमें बीच का जो पोर्शन है सेंट्रोमियर है, सेंट्रोमियर जो कंस्ट्रक्शन है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन, ये सेंट्रोमियर है। और ये जीन्स दिखाने की कोशिश की है, नीले लाल और पीले, ओके। क्योंकि क्रॉसिंग ओवर जो होगा उसको दिखाएंगे, क्यादमा फॉर्मेशन। अब ये माइटोसिस देखिए, माइटोसिस कैसे शुरू होगी कि होमोलोगस क्रोमोसोम है, होमोलोगस क्रोमोसोम, इसमें से जो एस फेज में डिवीजन हुआ है, ये आपस में वो बनाएंगे क्रोमेटिड्स, अर्ध गुणसूत्र, जिनके आगे अर्ध गुणसूत्र की निर्माण होगा। इसको आगे आगे दिखाते हैं आपको। और ये इसको दिखा रहे हैं कि ये एक जीन है, क्योंकि इसको मियोसिस में दिखाएंगे कि ये जीन का कैसे परिवर्तन हो जाता है, ये क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है। ये इधर जा सकता है और ये इधर आ सकता है। क्रॉसिंग ओवर का अलग से आपको समझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी आप ये इतना समझें कि ये जो माइटोसिस की क्रिया में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती। माइटोसिस की क्रिया में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, क्यादमा फॉर्मेशन नहीं होता, कोई होमोलोगस क्रोमोसोम की एक्सचेंज नहीं होती, ओके। कॉपी न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस के जो 4 हैं ये सेम टू सेम कॉपी होनी चाहिए, माइटोसिस में सेम टू सेम कॉपी होनी चाहिए। ये कैसे होगी? जीवन फेज, इंटरफेज की फर्स्ट अवस्था है जीवन, जिसमें कि नॉर्मल इसका चक्र चल रहा है। एस फेज में क्या हुआ, हर एक क्रोमोसोम के साथ ये क्रोमेटिड सिंथेसाइज हो गया। अब देखो, आप 4 ही हैं लेकिन हर एक का डबल हो गया। अब येलो में भी डबल आएगा, ओके। समझ में आया? 4 क्रोमोसोम, ये समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? मॉडल सिस्टम से समझाने में फायदा हुआ, ओके। अब आप बताइए, ये सिस्टर क्रोमेटिड्स बने, होमोलोगस क्रोमोसोम पास पास नहीं आए, सिस्टर क्रोमेटिड्स सिंथेसाइज हो किस में बने? एस फेज में, एस फेज में। जीवन फेज में कितने क्रोमेटिड्स होंगे? नहीं होंगे, जीवन में तो डिवाइड ही नहीं हुआ। G2 में कितने होंगे? हर एक क्रोमोसोम में 2, ओके। अगर 4 क्रोमेटिड है क्रोमोसोम में तो 8, ओके। अब इसके बाद अगली फेज क्या हुई? G2 फेज। अब इनको अलग, पहले G2 फेज के बाद ये नेक्स्ट फेज आएगी इसकी मेटाफेज, एम फेज। कहाँ देखिए, तो डिम कर दें, डिम कर दें, डिम कर दें, लाइट डिम कर दें। ये देखिए, ये मेटाफेज प्लेट में आ गई, वहां पे दिखने तो इसको बताएं। ये मेटाफेज प्लेट बन गई और ये इससे स्पिंडल फाइबर से जुड़ गए। 2 तरह के स्पिंडल फाइबर से जुड़े, काइनेटोकोर वाले और एक सीधे वाले, अरिदंड इसको बोलते हैं, अरिदंड। ये मेटाफेजिक प्लेट में एक स्टेज पे आए, ये सारे के सारे एक लाइन में हैं। ये देखिए, ये हाथ से दिखा रहे हैं, ये सब एक लाइन में है। फिर ये अलग जब हो रहे हैं, देखो स्पिंडल खत्म हो गया, स्पिंडल सिकुड़ता है, जिस वजह से ये अपने अपने पोल्स पे चले जाते हैं। एनाफेज आ गई। जब ये अलग हो गए, एनाफेज आ गई। 4 के 4 ही रहे, ओके। एक कोश का 2 कोश का बन गया, टीलोफेज ना।
4 से शुरू हुआ था, 4 पे ही रहा। क्रोमोसोम का नंबर में कोई परिवर्तन नहीं, गुणसूत्र का नंबर में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, सिर्फ कोश का विभाजन हुआ। ओके, अब हम देखेंगे कि मियोसिस में क्या होगा। मियोसिस आपको मैं बताऊंगा बोर्ड पे, लेकिन उससे पहले एक दफे इसको देख लेंगे तो आपको अच्छा तरह से आइडिया हो जाएगा। देखिए यहां से शुरू करते हैं। चार क्रोमोसोम हैं, 2 मदर से 2 फादर से। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम हुए मदर और फादर के। छोटे वाले उसका होमोलोगस है, बड़ा वाला उसके होमोलोगस है। ये 4 क्रोमोसोम है। इंटरफेस, मियोसिस की इंटरफेस, अंतावस्था। दिस इज इंटरफेस, मियोसिस की इंटरफेस। क्योंकि डिवीजन के समय क्रोमोसोम में 2-2 क्रोमेटिड्स बन जाते हैं एस फेज में, चाहे वो मियोसिस या माइटोसिस हो। और फिर ये होमोलोगस क्रोमोसोम पास में आ गए। प्रोफेज में, क्योंकि इसकी लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन अनेक अवस्था होती है, आपको बताते हैं। तो ये लेप्टोटीन के बाद जाइगोटीन, और ये पैकिटीन अवस्था है डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस। अब देखिए ये इसमें एक्सचेंज हो रहा है, ये पीले वाले लाल में जा रहे हैं, लाल वाले पीले में जा रहे हैं। क्रोमेटिन एक्सचेंज मटेरियल दिखा रहे हैं, एक्सचेंज होगा। ये एक्सचेंज हो गया इस अवस्था में। किस अवस्था में एक्सचेंज होता है? प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन में, प्रोफेज फर्स्ट के पैकिटीन स्टेज में। अभी देखिए एक पीला इसमें जुड़ गया जीन, बहुत सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की है, ओवर सिंप्लीफिकेशन। एक जीन इसमें जुड़ गया पीला वाला, और एक लाल इधर से इधर हो गया, तो ये एक तरह से इंटर क्रॉसिंग हो गई। अब ये पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम में कोई सा भी क्रोमोसोम किधर भी जा सकता है। ये हाथ से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये इस वाले कोशिका में भी जा सकता है, इस वाली कोशिका में भी जा सकता है। अब देखिए ये पीला वाला और लाल वाला आपस में चेंज ओवर भी हो सकते हैं। और ये मेटाफिजिक प्लेट पे जो अरेंज है, मेटाफिजिक प्लेट के दोनों तरफ है, सेंट्रोमियर ऑन बोथ द साइड ऑफ मेटाफिजिक प्लेट। इसीलिए आपने सुना होगा कई दफे कहते हैं कि बच्चा माँ पे गया है पिताजी पे गया। कई दफे गुण चेंज भी हो जाते हैं, देखने में उसकी शक्ल कभी मदर जैसी कभी फादर जैसी, कुछ बच्चे रिजेंबल करते हैं। तो ये क्रोमोसोम किसी में भी जा सकते हैं। अब आगे देखिए, कभी कभी होती ही नहीं है तो मतलब कि सर उसके गुण जो है वो कभी कभी माता से या पिता से वो फिर ऊपर की जनरेशन से हो जाते हैं, दैट गोज टू सम अदर जनरेशन। लेकिन सुनो, अब जस्ट ध्यान से सुनो, ये साइंस की बात है। कभी भी काली आंखों वाले इंसान के बाल भूरे नहीं होंगे। जो अंग्रेज होते हैं उनके बाल सफेद होते हैं, एक तरह के भूरे होते हैं ना, उनकी आंखें भी डिफरेंट होती हैं। ये एक गुण है। अब इसको देखिए, आप पहले इसको देखिए, ये मियोसिस हो गया। मियोसिस में ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये सेपरेट हो गए, टेलोफेज 2। इसको एक बार ओके, आई विल टेल यू ऑन द बोर्ड। इसमें कितने क्रोमोसोम रह गए? 2। 4 से शुरू हुए थे, 2 रह गए। टेलोफेज 2 में 2 क्रोमोसोम रह गए, और 4 कोशिका हमारी तैयार हो गई। एक कोशिका से 4 कोशिका तैयार हो गई, और 2 ये रह गए। ओके, ठीक है, लाइट ऑन कर दें। थैंक यू। समझ में आया? बहुत अच्छा सर, मस्त मूवी। वेरी गुड। और
ट्राई टू लर्न साइंटिफिक लैंग्वेज, ट्राई टू स्पीक साइंटिफिक लैंग्वेज। आप साइंस में साइंस की लैंग्वेज बोलें। अब आपको मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि लिखो, एक छोटा प्रश्न लिखो। निम्न में से कौन सा केमिकल क्रोमोसोम के विभाजन को रोकता है? क्रोमोसोम के विभाजन, कोशिका में क्रोमोसोम के विभाजन को रोकता है। और किस स्टेज पे ना? ठीक है, साइटोकाइनिन, आबा, आईए और कॉल्चिसिन, चार ये हैं हार्मोन, है ना। इसमें आप सीधे ही लिख लो कॉल्चिसिन। कॉल्चिसिन 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 कॉल्चिसिन, ये सवाल बहुत दफे आता है। कॉल्चिसिन, अगर हमको ये करना है कि किसी कोशिका में 4 क्रोमोसोम करने हैं, 2 से, किसी कोशिका में क्रोमोसोम की डबलिंग करनी है, तो हम इसमें कॉल्चिसिन का ट्रीटमेंट दे सकते हैं। और कॉल्चिसिन के ट्रीटमेंट देने के कारण जो स्पिंडल फॉर्मेशन है और माइटोसिस के बाद की स्टेज है वो नहीं होगी। तो क्रोमोसोम की जो डबलिंग होगी वो तो हो जाएगी, लेकिन उनका सेपरेशन नहीं हो पाएगा। समझ में आया? क्रोमोसोम का द्विगुणन तो हो जाएगा, लेकिन उसका सेपरेशन नहीं हो पाएगा। दूसरा सवाल, ट्रिप्लॉइड, हैप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड। आप ये सवाल ये लिखो, बीज रहित अंगूर कैसे पैदा किए जा सकते हैं? बीज रहित अंगूर कैसे पैदा किए जा सकते हैं? बीज रहित अंगूर कैसे पैदा किए जा सकते हैं? ओके, इसको समझने की कोशिश करो। अगर एक पौधा टेट्राप्लॉइड है, 4n 4n 4n, ओके, इसमें 24 क्रोमोसोम है, ओके, और एक पौधा 2n है, इसमें 12 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इसके जो n बनेगा, गैमीट बनेंगे, उसमें 6 होंगे, और इसका जो गैमीट बनेगा उसमें 12। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन के पश्चात में जो ये बनेगा 2n प्लस 1n 3n बना। n में क्योंकि पेयरिंग नहीं हो पाएगा, अगर 12 क्रोमोसोम हो तो पेयरिंग हो जाएगा, लेकिन अगर 12 और 6 क्रोमोसोम है तो पेयरिंग ये नहीं होने का, जिसकी वजह से बीज नहीं बनेगा। ट्रिप्लॉइड में बीज का निर्माण नहीं होगा। तो जैसे आपने आजकल देखा होगा कि तरबूजा आता है, उसमें बीज बहुत कम है, छोटे साइज के तरबूजे, उसमें बीज कम है या नहीं है। अंगूर में बीज बहुत कम है। पपीता पार्थिनोजेनेटिकली बनाते हैं, वो चीज़ अलग है, लेकिन कम नहीं होते ना। तो ये जनरेट करते हैं ट्रिप्लॉइड्स। अब हम शुरू करते हैं इसका मियोसिस को, है ना, अर्धसूत्री विभाजन। क्या चीज? कॉल्चिका मॉर्टम नेल। किसकी? जो आपने फर्स्ट क्वेश्चन बताया था ना, निम्न में से कौन सा
माइटोसिस 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 में कम से कम 5 सवाल आपके इस पोर्शन में से आते हैं। जो आज के 5 लेक्चर हैं इसमें कम से कम 5 सवाल आएंगे। कल मैं आपसे सवाल पूछूंगा 150 50 सवाल रोज करने अपने को। कितने? अगर आप 50 सवाल रोज करो और पूरे साल करो तो सिलेक्शन हर एक में ऑल 4 50 जूलॉजी के, 50 बॉटनी के, 50 फिजिक्स के, 50 मैथमेटिक्स के या 50 केमिस्ट्री के 200 सवाल रोज करो, 100% सिलेक्शन। लेकिन मेरे को 200 सवाल रोज करके दिखाओ। 200 इतना सर ये बीज रहित अंगूर कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर टेक वापस टेक बताइए ना। टेक सीरियसली टेक सीरियसली। सर इसका आंसर वापस बताइए। इसका आंसर दोबारा से सुनाओ। बीज रहित अंगूर हम ट्रिप्लॉइड से पैदा कर सकते हैं। ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड मोनोपॉइड डिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड ट्रिप्लॉइड इज 4 and 2n। अच्छा, इन्होंने एक सवाल पूछा था कॉल्चिसिन कहाँ से प्राप्त होती है? कॉल्चिकम ऑटमनेल। कॉल्चिकम ये दिखाई दे रहा है? कॉल्चिकम सीरियस ऑटमनेल। इस शब्द को हिंदी में नहीं लिखा जा सकता, ये इंग्लिश में लिखा जाएगा और इसी तरह से लिखा जाएगा, इटैलिक में। ये एक अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था है। आप मेरी बात समझे? इसको अलग से डिस्कस करेंगे टेक्सोनॉमी की क्लास में, क्योंकि हर आदमी अपने अपनी लैंग्वेज में अपने अपने पौधे का नाम दे, तो एक साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर है जिसके अंदर कहते हैं इसको कॉल्चिकम ऑटमनेल, इट प्रोड्यूसेस कॉल्चिसिन। ओके, नाउ अरे हाँ बताएं। सर ये ट्रिप्लॉइड होता क्या है वैसे? देखिए, अगर जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर है जो गैमीट के अंदर है उसको हम n मानते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन बीइंग में जो बेसिक नंबर है 23 है, 23 में से 22 को हम क्या बोलेंगे? ऑटोसोम, और एक को बोलेंगे हेट्रोसोम। 22 + 1, तो 23 जो नंबर है ये n नंबर है। n नंबर 23, 2n नंबर 46, 23 46। लेकिन अगर इसको 3 गुना कर दें, 23 46 and then third time 26 add, okay, that is triploid। 3 गुना कर दे तो वो ट्रिप्लॉइड है। 3 टाइम इज ट्रिप्लॉइड। 4 गुना कर दे तो टेट्राप्लॉइड है। 6 टाइम हेक्साप्लॉइड है। जो खाने वाला गेहूं है, आप ये लिख सकते हो, ये लिखो ट्रिटिकम एस्टाइवम, ट्रिटिकम एस्टाइवम, TRITI, यस। ये इस कारण से कि 200 मुल्क हैं, हर मुल्क अपने अपने लैंग्वेज में लिखना चाहता है। कोई उर्दू में लिखेगा, कोई पंजाबी में लिखेगा, कोई गुरमुखी में लिखेगा, तो किसी को समझ में नहीं आएगा। अगर सारे विश्व को हमको समझाना है तो ये लैटिन लैंग्वेज में लिखा जाता है। तो जो हम खाने वाला गेहूं है वो हेक्साप्लॉइड है। खाने वाला गेहूं हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड। इसकी प्लॉइडी लेवल n नंबर से 6 गुना है।
into 6। तो इन्होंने सवाल पूछा था ट्रिप्लॉइड कैसे पैदा करते हैं और ट्रिप्लॉइड से बीज रहित क्यों बन जाता है, क्योंकि ट्रिप्लॉइड में सीड डेवलपमेंट नहीं होता ट्रिप्लॉइड लेवल। ओके ओके। और पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड मीन्स अनेकों नंबर, अनेकों नंबर। इज इट क्लियर? पॉलीप्लॉइड, पॉलीप्लॉइड इसका दाल नंबर। अगर कोई तकनीकी भाषा में दिक्कत है तो उसको सॉल्व कर सकते हैं, वी कैन गिव यू द आंसर। ओके, तो अब वी कैन गो टू मियोसिस, अर्धसूत्री विभाजन। यह अर्धसूत्री विभाजन प्रत्येक कोशिका में नहीं होता, सिर्फ रिप्रोडक्टिव कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन सिर्फ जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है, जनन कोशिकाओं में होता है। एक सवाल जल्दी से, बैक्टीरिया में कौन सा विभाजन होगा? मियोसिस, माइटोसिस, कौन सा विभाजन होगा, या ए माइटोसिस? ए माइटोसिस। ए माइटोसिस का मतलब कि जो डीएनए है उसका, जो डीएनए है, गुणसूत्र जो है वो रोलिंग सर्किल से विभाजित होता है, रोलिंग सर्किल से इसका यहां से विभाजन होता है और फिर ये दो अलग अलग हो जाते हैं। ये बात समझ में आई? और ये कंस्ट्रक्शन, सिंपल कंस्ट्रक्शन से फिर से प्रोकैरियोट में माइटोसिस या मियोसिस की कोई भी क्रिया नहीं होती। कई दफे कंफ्यूजन करने का सवाल डाल देते हैं। प्रोकैरियोट में जिसमें कौन कौन से आते हैं? जीवाणु, बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, नील हरित शैवाल, और कौन सा? पीपीएलओ, ना माइटोसिस ना मियोसिस। माइटोसिस मियोसिस की क्रियाएं नहीं होती हैं। इसमें ए माइटोसिस होती है, ए माइटोसिस की क्रिया होती है, ए माइटोसिस की क्रिया होती है। ए माइटोसिस मीन्स क्योंकि इनका डीएनए, लिखो आप, एक लिख लो, क्योंकि इनका डीएनए सिर्फ एक सिंगल डीएनए का स्ट्रैंड होता है, सर्कुलर, सिंगल सर्कुलर डीएनए स्ट्रैंड, एकल गोलीय राउंड डीएनए सूत्र, गोली डीएनए सूत्र, एकल, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए। ओके, कंसंट्रेट। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ कि हो सकता है आपके घर में भी हो। जब हम छोटे थे तो वो कशीदे का काम करते थे, तो एक रिंग बाहर, एक रिंग अंदर। उसको अपने ध्यान से समझे, बीच में उसमें जो एक पॉइंट से जोड़ देते थे, पॉइंट को खोला, जोड़ा। तो अगर एक रिंग है लाइक दिस, ये दूसरा रिंग है, तो ये इसकी प्रतिकृति बनी। इसमें जो डीएनए प्रोकैरियोट में वो अपनी प्रतिकृति ऐसे बना लेता है और ये इससे अलग हो जाता है।
तो क्योंकि ना तो इसमें क्रोमोसोम है ना इसमें प्रोटीन है, तो इसलिए इसका मियोसिस माइटोसिस का विभाजन नहीं होता है। कई दफे सवाल मैंने देखे हैं इसमें कि धीरे से कोई प्रोकैरियोट ऐड कर देते हैं, इकोलाई जैसे कई सारे जीव लिखे उसके बीच में एक इकोलाई लिख दिया, इसमें किस तरह का विभाजन होगा, तो उसमें यह है कि इसका विभाजन नहीं होगा। इतनी बात समझ में आई? ओके। अब मियोसिस का महत्व ये है कि अगर क्रोमोसोम का नंबर बढ़ता चला जाए रिप्रोडक्शन के बाद तो अजीब सी स्थिति हो जाएगी। क्रोमोसोम नंबर का फिक्स होना जरूरी है, 46, या पौधे का जैसे गेहूं का नंबर है बेसिक नंबर, तो उसके लिए जरूरी है कि रिप्रोडक्शन के टाइम पे सेपरेट हो और रिडक्शन डिवीजन हो, ताकि क्रोमोसोम का नंबर आधा आधा हो जाए, आधा मदर साइड से आधा फादर साइड से, एंड देन आफ्टर फर्टिलाइजेशन इट गेट्स टू कंप्लीट नंबर। तो इसलिए मियोसिस की बहुत अधिक आवश्यकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, मियोसिस की दो अवस्थाएं होती है, मियोसिस 1, मियोसिस 2। ओके, तो वी वांट टू डू इट टुमारो, वी कैन डू इट टुमारो। अगर कोई सवाल है तो आज हम कर सकते हैं, कोई क्वेश्चन है तो कर सकते हैं, वी विल डू इट टुमारो। और कल आप इसको थोड़ा पढ़ के आना, और कल आपसे सवाल पूछेंगे, 50 सवाल, 50 तो नहीं, कम पूछ लेंगे, है जी। मियोसिस में वेरिएशन बिकॉज ऑफ जेनेटिक एक्सचेंज, जो डीएनए का एक्सचेंज है उसकी कारण से डीएनए के वेरिएशन हो जाते हैं। ये कल आपको बताएंगे और डिटेल में, है ना। टुमारो विल फिनिश मियोसिस।